maximum strain energy theory. So the next theory is maximum strain energy theory. Now this theory is given by Haig or Beltrami. That is why this theory is also called as Haig's theory or Beltrami theory. ठीक है, सो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हिग्स थ्योरी एंड बेल्ट्रामी थ्योरी भी कहा जाता है. नाउ प्लीज राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग should be less than or equal to strain energy per unit volume at yielding under uniaxial loading. So as the name indicates, ये जो theory है, this theory is related with the strain energy and strain energy से related हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इन द चैप्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में हमने स्ट्रेन एनर्जी पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि जब भी हम किसी मटेरियल पे किसी मेंबर पे लोड लगाते हैं एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड मटेरियल में डिफॉर्मेशंस होते हैं एंड जब लोड को अप्लाई करने के बाद मटेरियल में डिफॉर्मेशंस होते हैं तो एक्चुअली दिस रिजल्ट आउट टू बी अ वर्क डन. और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन द मटेरियल. और ये थ्योरी क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग, इफ दिस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, देन द मटेरियल इज सेफ. अगर जो स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल में स्टोर हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम वो एक्सीड कर जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, देन द मटेरियल फेल्स. नाउ अब पहले मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को डिस्कस करता हूं. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या टर्म आ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग. अब बताइए क्या होता है, ये टर्म हम पढ़ चुके. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू यील्डिंग पॉइंट क्या होता है ये, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस. वहाँ पे हमने इलास्टिक लिमिट देखा था एंड देन फिर हमने बात किया था दैट इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट एंड यील्ड पॉइंट, दिस टू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए उनको हमने एक ही पॉइंट कंसिडर किया था. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम up to yielding, this is what is nothing but modulus of resilience. and modulus of resilience हम कैसे कैलकुलेट करते थे, it is nothing but area under stress strain curve up to elastic limit. और अगर yield point, proportional limit, elastic limit बहुत ही close है तो you can say up to yield point also. So strain energy per unit volume up to yield point is nothing but modulus of resilience, and modulus of resilience is nothing, it is the area under stress strain curve up to yield point or up to elastic limit. So if I talk about experimental condition, so experimental condition में what you have to calculate, you have to calculate strain energy per unit volume up to yield point. So this is stress, this is strain, so this is stress strain curve. So if I calculate strain energy per unit volume up to yield point, so this is epsilon y, this is sigma y. So strain energy per unit volume up to yield point under uniaxial loading, this is nothing but half into sigma y into epsilon y, which is nothing but, अगर यहाँ पे आपने हुक्स लॉ यूज़ किया तो इट इज़ सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई बाई ई, विच इज़ नथिंग बट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e. सो क्या बोल रहा है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो एक्चुअल लोडिंग की वजह से स्टोर हुआ है मटेरियल में, if that is less than strain energy per unit volume up to yield point under uniaxial loading, that is nothing but sigma y square upon 2e से कम है तो मटेरियल क्या है, सेफ है. अगर जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग वो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e से एक्सीड कर गया है, देन द मटेरियल फेल्स. सो if u is less than equals to sigma y square upon 2e, then the material is safe according to this theory, where u is what, u is strain energy
stored per unit volume under actual loading. ठीक है, so u should be less than equals to what, sigma y square upon 2e. this is the mathematical expression according to this theory. ठीक है, this is the mathematical expression. now ये क्या है, this is the theoretical formula. if you want to use this theory for designing, so I will write, so for designing u should be less than equals to sigma y upon factor of safety का whole square upon 2e. आप ये ध्यान रखेंगे, हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टर्म आएगा वो सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग आएगा. ठीक है ना, पूरे एक्सप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं आएगा, हमेशा सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग आएगा. यहाँ पे सिग्मा वाई का स्क्वायर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी स्क्वायर यूज होगा. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं. स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर नहीं यूज़ करते, सिंगल टाइम में यूज़ करते, बट एक्चुअल में आपको सिग्मा वाई में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है हमेशा. तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर अपॉन 2e. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टर्म u, कि u कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग. सो जैसे हमने अभी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया अप टू इलास्टिक लिमिट, वैसे ही हम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते फॉर एक्चुअल लोडिंग. एक्चुअल लोडिंग के लिए भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते. सो इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सबसे पहले देखते हैं फॉर 1D. सो जिस तरीके से हमने अभी कैलकुलेट किया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, सेम कॉन्सेप्ट पे हम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्चुअल लोडिंग अंडर 1D. सो u विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1. ठीक है, वहाँ पे क्या था, सिग्मा y इंटू एप्सिलॉन y था, यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1. सो u कितना हो जाएगा, इट इज़ 1/2 इंटू सिग्मा 1 इंटू हुक्स लॉ यूज़ किया तो सिग्मा 1/e, तो u हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e. दिस इज फॉर 1D लोडिंग. सो फॉर 1D लोडिंग सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 2e. अब अगर 2D लोडिंग के लिए देखेंगे, so for 2D loading u will be equals to half into sigma 1 into epsilon 1 plus half into sigma 2 into epsilon 2. So for 2D loading it will be half into sigma 1 into epsilon 1 plus sigma 2 into epsilon 2. Now here epsilon 1 को आप डायरेक्टली सिग्मा 1 अपॉन ई नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द केस ऑफ 2D लोडिंग. सो हियर यू हैव टू यूज व्हाट, हियर यू हैव टू यूज जनरलाइज हुक्स लॉ. यहाँ पे पॉइजन्स रेशो का भी इफेक्ट आएगा. तो एप्सिलॉन 1 क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा 1/e माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2/e. सिमिलरली एप्सिलॉन 2 विल बी सिग्मा 2/e माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1/e. अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करोगे, देन यू विल गेट u इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा 1 टू सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 2/e प्लस 1/2 सिग्मा 2/e माइनस म्यू सिग्मा 1/e. अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2e कॉमन ले रहा हूँ. सो u इज इक्वल्स टू 1/2e कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द केस ऑफ 2D लोडिंग. अगर आपको 2D लोडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू यूज this equation. Now we will see for 3D case. So for 3-dimensional cases, now we are again going to use same concept, that u is equals to 1/2 sigma 1 epsilon 1 plus 1/2 sigma 2 epsilon 2 plus 1/2 sigma 3 epsilon 3. So 1D के लिए हमने यूज किया था 1/2 sigma 1 epsilon 1. 2D के लिए 1/2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2. एंड 3D के लिए 1/2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 1/2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 इंटू एप्सिलॉन 3. नाउ अगेन एप्सिलॉन 1 का वैल्यू रखिए, एप्सिलॉन 1 इज सिग्मा 1/e
minus mu times sigma 2 by E minus mu times sigma 3 by E. This is x as per generalized Hooke's law. So in the case of 2D and 3D डायरेक्टली हम हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ. दैट मीन्स हमें पॉइजन्स रेशो का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा. सिमिलरली एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई. एप्सिलॉन 3 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई. सो इन दिस वे हम क्या कैलकुलेट किए हैं, हम एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन. सो अगर इनकी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे देन यू विल गेट u इज इक्वल्स टू 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1. Now this is the expression for calculating strain energy in the case of what? In the case of 3D loading. So in the case of 3D अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ये थ्योरी क्या बोल रहा है? दिस थ्योरी इज सेइंग दैट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग if it is less than strain energy per unit volume up to yielding under uniaxial loading then the material is safe. इसका मतलब क्या है? if this sigma 1 square upon 2e in the case of 1D, if this is less than sigma y square upon 2e then the material is safe in the case of 1D. In the case of 2D, if this strain energy that is 1/2e sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2, if this is less than sigma y square upon 2e then the structure is safe, or you can say the member is safe. And in the third case, in the case of 3D, if 1/2e sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1, if this is less than sigma y less than equals to sigma y square upon 2e then the structure or the member is safe. ये बोल रहा है ये थ्योरी. समझ में आया? दिस थ्योरी इज सेइंग दैट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम under actual loading, if it is less than strain energy per unit volume up to yield point under uniaxial loading then the structure is safe. ठीक है. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि बेसिक थ्योरी क्या बोल रहा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी. ये थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्या इस थ्योरी को हम ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन से क्या इस थ्योरी को हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल एनालाइज इट्स एप्लीकेबिलिटी. सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. मैं इन जनरल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं अभी 2D का केस ले रहा हूँ. ठीक है. अगर आपको एग्जाम में 3D के लिए पूछेगा तो आप सेम कॉन्सेप्ट 3D के लिए लगा सकते हैं. हम अभी इन जनरल एनालिसिस कर रहे हैं तो 2D केस के लिए कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैं 2 डायमेंशनल के लिए लिख रहा हूँ. u इज इक्वल्स टू 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2. दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 2e. Now from here 2e cancel हो जाएगा. So I can write sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2. This should be less than sigma y square. ये बोल रहा है. ठीक है. इस थ्योरी का एक्सप्रेशन इज दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस थ्योरी इन द केस ऑफ व्हाट? 2D लोडिंग. नाउ वी विल एनालाइज कि ये थ्योरी एप्लीकेबल है या नहीं इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल. So I will first analyze it for ductile material. So for ductile material, now हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम, that for ductile material मिनिमम स्ट्रेंथ किस में होती है? शेयर में. डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन शेयर. सो हम जो इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे फॉर डक्टाइल मटेरियल. सो डक्टाइल मटेरियल के लिए किस केस में हम इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे? डक्टाइल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल केस होगा उसमें. एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है? फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर. सो डक्टाइल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन शेयर. सो वी विल चेक
the applicability of this theory for pure shear. So for ductile material, in the case of pure shear, I will analyze this theory. So we know that in the case of pure shear, सिग्मा 1 किसके बराबर होता है? सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू टाउ एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू माइनस टाउ. सो सिग्मा 1 टाउ के बराबर होता है, सिग्मा 2 माइनस टाउ के बराबर होता है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एज टाउ एंड सिग्मा 2 एज माइनस टाउ इन दिस इक्वेशन. जब आप सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का वैल्यू रखेंगे, यू विल गेट टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर माइनस 2 म्यू टाउ इंटू माइनस टाउ. दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर. सो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 के वैल्यू क्या रख दिया हमने? इस इक्वेशन में रख दिया. नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट टाउ स्क्वायर प्लस 2 म्यू टाउ स्क्वायर. दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर. सो यहाँ से आएगा 2 टाउ स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू. दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर. So from here you can write tau should be less than equals to sigma y upon under root of 2 into 1 plus mu. Now if tau is less than sigma y under root of sigma y upon under root of 2 into 1 plus mu, then the ductile material in pure shear is safe. अब यहाँ पे mu की जनरल वैल्यू पुट करिए फॉर डक्टाइल मटेरियल. सो फॉर डक्टाइल मटेरियल आई एम कंसिडरिंग म्यू इज इक्वल्स टू 0.3. So tau should be less than sigma y upon under root of 2 into 1 plus 0.3. So from here you will get tau should be less than 0.62 times of sigma y. Now theory क्या बोल रही है? ये theory क्या बोल रही है? That if tau is less than 0.62 times of sigma y, then the ductile material in pure shear is safe. बट हमने क्या देखा है? एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है फॉर डक्टाइल मटेरियल इफ टाउ एक्सीड 0.57 सिग्मा वाई, अगर टाउ की वैल्यू 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से एक्सीड कर जाती है तो डक्टाइल मटेरियल फेल हो जाते हैं. बट ये थ्योरी क्या बोल रही है? ये थ्योरी बोल रही है कि जब तक टाउ की वैल्यू 0.62 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई से एक्सीड नहीं होगी तब तक डक्टाइल मटेरियल फेल नहीं होगा. दैट मीन्स ये थ्योरी भी क्या दे रही है? ये थ्योरी भी अनसेफ रिजल्ट दे रही है. बिकॉज प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? जब टाउ 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को एक्सीड कर रहा है तब डक्टाइल मटेरियल फेल हो जा रहे हैं. बट इन दिस केस ये क्या बोल रहा है कि टाउ जब तक 0.62 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को एक्सीड नहीं करेगा तब तक डक्टाइल मटेरियल फेल नहीं होंगे. समझ में आया? सो दैट मीन्स ये जो थ्योरी है ये थ्योरी भी अनसेफ रिजल्ट्स दे रही है. बट इस थ्योरी में जो अनसेफ रिजल्ट का रेंज है दैट इज वेरी 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 स्मॉल. ठीक है. सो यहाँ पे अनसेफ जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसका अनसेफ वाला जो रेंज है वो बहुत ही छोटा है. So this theory is very close to the actual result. Practical results के बहुत ही close result दे रही है, but still ये क्या दे रही है? Unsafe result दे रही है. So please write down a note in this. Please write down a note. This theory also gives little unsafe results for ductile metals in case of pure shear, but it is very close to the experimental result. ठीक है. सो फॉर डक्टाइल मटेरियल ये थ्योरी बहुत ही क्लोज रिजल्ट्स दे रही है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही. द रिजल्ट्स आर लिटिल अनसेफ बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट हम इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे फॉर ब्रिटल मटेरियल. नाउ फॉर ब्रिटल मटेरियल हमें पता है दैट ब्रिटल मटेरियल आर वीकेस्ट इन टेंशन. ब्रिटल मटेरियल टेंशन में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है ब्रिटल मटेरियल की. सो फॉर द केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस हमें ब्रिटल मटेरियल को चेक करना पड़ेगा. सो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस. सो वी विल चेक द ब्रिटल मटेरियल फॉर नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन. ठीक है. फॉर नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन. नाउ ये जो थ्योरी था दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ये क्या एक्सप्रेशन दे रहा है? फॉर 2D केस दैट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इफ दिस इज लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर देन द मटेरियल इज सेफ. दिस थ्योरी अगेन ये थ्योरी देखिए, थ्योरी जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिस इज गिविंग कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस. यहाँ पे इंडिविजुअल नॉर्मल स्ट्रेस नहीं मिल रहा है.
तो दिस थ्योरी जहाँ पे भी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस मिलेंगे वो इक्वेशंस या वो एक्सप्रेशंस आपको ब्रिटल मटेरियल के लिए करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटल मटेरियल के लिए जो करेक्ट रिजल्ट्स है, एक्यूरेट रिजल्ट्स है, वो किस कंडीशंस में मिलते हैं? इंडिविजुअल स्ट्रेस की कंडीशन में मिलते हैं। दैट इफ सिग्मा 1 इंडिविजुअली इज लेस देन सिग्मा वाई देन ब्रिटल मटेरियल इज सेफ, सिग्मा 2 इंडिविजुअली इज लेस देन सिग्मा वाई देन द ब्रिटल मटेरियल इज सेफ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सिग्मा 1 इंडिविजुअली सिग्मा वाई से एक्सीड कर जाए, बट ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन सिग्मा वाई स्क्वायर से कम हो, this is possible, so that is why this is not giving us correct results for brittle material. So in the nutshell मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी combination of stresses आएंगे वो expressions आपको correct results नहीं देंगे for brittle material, जहाँ पे individual stresses आएंगे वो आपको correct results देंगे. So again this theory also gives unsafe results for brittle material, hence not suitable. ठीक है, दिस थ्योरी इज गिविंग अनसेफ रिजल्ट, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आएगा वो एक्सप्रेशन आपको अनसेफ रिजल्ट ही देंगे फॉर ब्रिटल मटेरियल. सो नाउ वी विल मूव टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो हमारा वही सीक्वेंस चल रहा है. सबसे पहले हम थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं, फिर उस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी देखते हैं फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स, और फिर उस थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि हमें 2D के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है. सो फॉर द केस ऑफ 2D स्ट्रक्चर क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस शुड बी लेस देन व्हाट? सिग्मा वाई स्क्वायर. ठीक है. नाउ अभी तक हम जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसमें हम जो एक्सप्रेशन लिखते थे उसको हम लिखते थे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई. नाउ यहाँ पे प्लस माइनस सिग्मा वाई लिखने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? सिग्मा वाई का स्क्वायर है. सो आप प्लस सिग्मा वाई लिखोगे उसका स्क्वायर करोगे भी तो प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा, माइनस सिग्मा वाई लिखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ही आएगा. ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात. नाउ अगर आप लॉजिकली बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये कहाँ से आया है? ये एनर्जी के इक्वेशन से आया है. नाउ जब भी आप मटेरियल पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाइए या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लगाइए, मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर होगी दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो मटेरियल में हमेशा ही क्या हो रहा है? पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो रही है. तो इस एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पे नेगेटिव लिखने की, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी जो स्टोर होगी मटेरियल में दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ हियर इन दिस केस इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है. और ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए, दिस सिग्मा 1 इज वेरिएबल, सिग्मा 2 इज वेरिएबल, 2 म्यू दैट इज म्यू इज कांस्टेंट एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट. तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. नाउ ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स. ये एक इलिप्स का इक्वेशन है. सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ये एक इलिप्स का इक्वेशन है. सो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें फॉर द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक इलिप्स मिलेगा. सो दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 1. नाउ इन दिस केस यू विल गेट एन इलिप्स लाइक दिस. यहाँ पे जो इंटरसेप्ट्स आएंगे, दिस इंटरसेप्ट्स आर नथिंग बट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई. नाउ यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सिंस इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज माइनस 2 म्यू. सो इसका जो मेजर एक्सिस है, इस इलिप्स का मेजर एक्सिस है दैट वुड ऑलवेज बी इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. जो मेजर एक्सिस है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा और जो माइनर एक्सिस है वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. ठीक है. फॉर द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो एलिप्स बनता है उसका मेजर एक्सिस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, माइनर एक्सिस सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. सो आप ध्यान रखेंगे दैट graphical representation of maximum strain energy theory is an ellipse जिसका की मेजर एक्सिस फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. क्लियर है? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो इलिप्स है, इस इलिप्स की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगी, म्यू पे। ठीक है, या यू कैन से कि इलिप्स का जो मेजर एक्सिस का लेंथ है और माइनर एक्सिस का लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे। सो यहाँ पे जो इलिप्स आएगा, साइज ऑफ दिस इलिप्स that is length of major and minor axis depends on mu। ठीक है, माइनर और मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे। ठीक है, सो हियर इन दिस केस क्या मिल रहा है आपको, इन द केस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है एक इलिप्स जिसका कि मेजर एक्सिस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनर एक्सिस सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड इस इलिप्स का जो साइज है दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द वैल्यू ऑफ म्यू पे। आप ये ध्यान रखेंगे। Now please move on to the next theory. The next theory is maximum shear strain energy theory. Now this theory is also called as distortion energy theory, von Mises theory and Hanke theory. So the next theory, or you can say the last theory, this is maximum shear strain energy theory. Now as the name indicates, this theory will correlate shear strain energy. ठीक है, so please write down its statement. According to this theory, for no failure, the maximum shear strain energy per unit volume should be less than or equal to shear strain energy per unit volume at yielding under uniaxial loading. Now क्या बोल रहा है ये थ्योरी बोल रहा है that the maximum shear strain energy per unit volume under actual loading, maximum shear strain energy per unit volume under actual loading should be less than shear strain energy per unit volume at yielding under uniaxial loading. Uniaxial loading के केस में यील्ड पॉइंट पर जितना shear strain energy स्टोर हुआ है मटेरियल में वो अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल लोडिंग में जितना shear strain energy स्टोर हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, देन द मटेरियल इज सेफ। ठीक है, shear strain एनर्जी एट यील्ड पॉइंट अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग ज़्यादा है और एक्चुअल लोडिंग में मैक्सिमम shear strain एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम है तो मटेरियल सेफ है। अगर एक्चुअल लोडिंग में मैक्सिमम shear strain एनर्जी एक्सीड कर गया shear strain एनर्जी एट यील्ड पॉइंट अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग के तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म दैट इज shear strain energy per unit volume in the case of actual loading and shear strain energy per unit volume at yield point under uniaxial loading। अब हमें ये समझना है। Now before understanding this, इस थ्योरी का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो दिस थ्योरी सेज shear strain energy per unit volume, that is US, shear strain energy per unit volume under actual loading, this should be less than equals to sigma y square upon 6g. Now this sigma y square upon 6g, this is nothing but shear strain energy per unit volume at yield point under uniaxial loading. So sigma y square upon 6g क्या है, this is nothing but shear strain energy per unit volume at yield point है अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। नाउ वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला कि ये कहाँ से आता है और ये यूएस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दी फॉर्मूला फॉर यूएस कि किस तरीके से यूएस का फॉर्मूला आएगा दैट इज shear strain एनर्जी का, सबसे पहले आप देखिए कि डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखिए जब भी हम मटेरियल पे लोडिंग करते हैं तो मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होता है, एंड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल जो वर्क डन है वो मटेरियल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब जो मटेरियल में डिफॉर्मेशंस है वो दो टाइप से डिफॉर्मेशंस पॉसिबल है मटेरियल में, वन इज लीनियर डिफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज एंगुलर डिफॉर्मेशन। नाउ जब मटेरियल लीनियरली डिफॉर्म होता है तो मटेरियल अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। क्यों उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है, बिकॉज उससे मटेरियल में वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। समझ में आया, जब भी मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होता है, एंड जब मटेरियल डिफॉर्म होता है तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है,
एंड ये जो मटेरियल में डिफॉर्मेशंस है वो दो टाइप से डिफॉर्मेशंस पॉसिबल है. वन इज लीनियर डिफॉर्मेशन, सेकंड इज एंगुलर डिफॉर्मेशन. जो लीनियर डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल में, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी. क्यों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं? बिकॉज लीनियर डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, मटेरियल में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते हैं. वेयर एज जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल में, उसकी वजह से जो मटेरियल एनर्जी स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन एनर्जी. सो आई कैन राइट जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल ने स्टोर की उसमें से कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुए और कुछ शियर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुए. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस U इज इक्वल्स टू UV प्लस US. So this total strain energy U is equals to volumetric strain energy UV plus shear strain energy US. So total strain energy U is equals to UV plus US. Now in this expression ये जो total strain energy है, this total strain energy is nothing but U, जो अभी हमने last case में calculate किया, that is in the case of maximum strain energy theory. उसमें जो strain energy हमने calculate किया था per unit volume, that is nothing but U. सिमिलरली जो UV है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी. नाउ स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम, दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो हियर ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू. नाउ व्हाट क्या चेंज आएगा यहाँ पे जो हम स्ट्रेस लेंगे दैट वुड बी एवरेज स्ट्रेस. सो हाफ इंटू एवरेज स्ट्रेस इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एवरेज स्ट्रेस इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो आई कैन राइट UV दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एवरेज स्ट्रेस. कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 3. ठीक है, एवरेज स्ट्रेस विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 3 इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, इट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई ई. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई ई. ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था जब हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ. ठीक है, अंडर द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, वहां पे हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव किया था. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ टोटल स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, इट इज 1/2 E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये अभी हमने कैलकुलेट किया इन द लास्ट थ्योरी. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेन एनर्जी दैट इज US, सो आई कैन राइट US इज इक्वल्स टू U माइनस UV. ठीक है, UV प्लस US वॉज इक्वल्स टू U, तो मैं लिख सकता हूँ US इज इक्वल्स टू U माइनस UV. UV का वैल्यू हमें पता है, U का एक्सप्रेशन हमें पता है. सो UV एंड U दोनों का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे रखिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, US. नाउ जब UV एंड U का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ US एज 1 प्लस म्यू अपॉन 6E सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आप जब इस एक्सप्रेशन में दैट इज US इज इक्वल्स टू U माइनस UV में ये U का वैल्यू रखा, ये UV का वैल्यू रखा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ US एज दिस, दैट इज 1 प्लस म्यू अपॉन 6E सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से वी कैन change this formula, we can reduce the value of mu and E to G. We know that relation between E, mu and G. E, mu और G में हमें relation पता है,
that is E is equals to 2g into 1 plus mu. So from here if I calculate the value of 1 upon 2g, this is equals to 1 plus mu upon E. मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, 1 प्लस म्यू अपॉन 6e. तो यहाँ पे LHS RHS में 6 से डिवाइड करिए. सो 1 अपॉन 12g, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू अपॉन 6e. So 1 plus mu upon 6e is nothing but 1 upon 12g. So from here shear strain energy per unit volume कितना हो जाएगा, 1 upon 12g sigma 1 minus sigma 2 का होल स्क्वायर प्लस sigma 2 minus sigma 3 का होल स्क्वायर प्लस sigma 3 minus sigma 1 का होल स्क्वायर. So this is the expression for shear strain energy per unit volume in the case of what, in the case of actual loading. So this is shear strain energy per unit volume in the case of actual loading, that is 3D loading. Now if I calculate the value for 2D loading, so for 2D loading sigma 3 will be equals to what, 0. So क्या हो जाएगा, US is equals to 1 upon 12g sigma 1 minus sigma 2 का होल स्क्वायर प्लस sigma 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट 1 अपॉन 12g सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 कॉमन आ जाएगा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ US. सो 2 अपॉन 12g इज 1 अपॉन 6g sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2. This is the expression of shear strain energy per unit volume in the case of what, 2D. Now similarly अगर आप 1D के लिए देखेंगे, so for 1D sigma 3 is 0 and sigma 2 is also 0. ठीक है, for the case of 1D sigma 3 भी 0 है, sigma 2 भी 0 है. So you can write US is equals to 1 upon 6g sigma 1 square. So US कितना आ गया, it is sigma 1 square upon 6g. So in the case of 1D loading shear strain energy कितना हो जाता है, sigma 1 square upon 6g. तो ये 1D loading is nothing but uniaxial loading. Uniaxial loading का मतलब क्या होता है, it is 1D loading. So in the case of 1D loading US का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 6g. नाउ यही तो वैल्यू हमने इनिशियली लिखा था जब हम थ्योरी लिख रहे थे, दैट US शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6g. एंड दिस सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6g ये क्या था, दिस इज shear strain energy पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग एट यील्ड पॉइंट. दिस वाज द shear strain energy per unit volume under uniaxial loading at yield point. और ये क्या है, for 1D loading ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस इज shear strain energy per unit volume under actual loading. ठीक है, फॉर 1D केस, 1D केस में ये आया अंडर एक्चुअल लोडिंग. अगर इसको यील्ड पॉइंट तक लेके जाओगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा y. सो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, ये थ्योरी क्या बोल रहा है, ये थ्योरी बोल रहा है दैट मैक्सिमम shear strain एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग, दिस शुड बी लेस देन shear strain एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम at yield point under uniaxial loading. So this is what, this is shear strain energy per unit volume under actual loading. This should be less than what, this should be less than sigma y square upon 6g. ये बोल रहा है ये थ्योरी. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g 3D केस के लिए. अगर 2D केस के लिए बोलूँ तो दिस इज द shear strain energy पर यूनिट वॉल्यूम अंडर एक्चुअल लोडिंग, दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g. दिस इज फॉर द केस ऑफ 2D. और 1D के केस में बोले तो दिस एक्सप्रेशन दैट इज shear strain energy पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 6g, दिस शुड बी लेस देन सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6g फॉर 1D लोडिंग. समझ में आया, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस थ्योरी. ये इस थ्योरी के बेसिक एक्सप्रेशन है.
नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थ्योरी और इस थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे कि वेदर दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल और नॉट एंड वेदर दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल और नॉट। सो इस थ्योरी का अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 1/6g sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 they should be less than equals to sigma y square upon 6g। तो यहाँ से 6g से 6g कैंसिल हो गया, you will get sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 this should be less than what, sigma y square। this is the expression of this theory for 2D structure। 2D structure के लिए ये क्या है, this is the reduced expression। So sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 this should be less than what, sigma y square। Now we are going to check the applicability for this expression in the case of what, in the case of ductile material। So for ductile material, now we know that the ductile materials are weakest in shear। shear में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है ductile material की, that is why ductile materials के लिए हम कौन सी कंडीशन के लिए टेस्ट करेंगे, for the case of pure shear। so we will check the applicability for ductile material in the case of what, pure shear। so for pure shear we know that sigma 1 is equals to tau and sigma 2 is minus tau। प्योर शेयर के लिए मोर सर्कल कैसा आता है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस एंड जो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर minus tau into minus tau, this should be less than sigma y square। so from here you will get 3 tau square should be less than sigma y square। so tau should be less than sigma y upon root 3। now this is nothing but tau should be less than 0.577 times of sigma y। so इस थ्योरी से क्या कंक्लूजन आ रहा है, इस थ्योरी से ये कंक्लूजन आ रहा है दैट इज इफ फॉर डक्टाइल मटेरियल if shear stress is less than 0.577 times of sigma y then the material is safe। अगर shear stress 0.577 times of sigma y से exceed कर जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है थ्योरी, एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या है डक्टाइल मटेरियल के लिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी डक्टाइल मटेरियल के लिए यही है दैट फॉर डक्टाइल मटेरियल इफ shear stress is less than 0.577 times of sigma y then the ductile material is safe। अगर shear stress 0.577 टाइम्स ऑफ सिग्मा y को एक्सीड कर दिया तो डक्टाइल मटेरियल फेल हो जाता है। सो यहाँ पे जो थ्योरी के रिजल्ट्स है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ये जो थ्योरी है दिस इज गिविंग अस एग्जैक्ट रिजल्ट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल इन pure shear। so this theory is giving accurate results for the ductile material in pure shear। so please write this theory gives best suited result for ductile material in the case of pure shear, hence preferred। ठीक है, this theory gives best suited result for ductile material in the case of what, pure shear। now we will test this theory for ब्रिटल मटेरियल। नाउ इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी देखेंगे फॉर ब्रिटल मटेरियल। सो फॉर ब्रिटल मटेरियल वी नो दैट ब्रिटल मटेरियल आर वीकेस्ट इन टेंशन, टेंशन में सबसे कम स्ट्रेंथ होती है ब्रिटल मटेरियल्स की। सो ब्रिटल मटेरियल को किस कंडीशन के लिए चेक करेंगे, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन कौन सा हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन विल बी नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। सो इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी देखेंगे हम फॉर ब्रिटल मटेरियल इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ये थ्योरी दैट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिस शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा y स्क्वायर। अगेन ये थ्योरी भी क्या दे रहा है, ये थ्योरी भी एक्सप्रेशन दे रहा है इन द टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस के टर्म्स में ये थ्योरी एक्सप्रेशन दे रहा है। सो दिस थ्योरी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि हमें पता है ब्रिटल मटेरियल के लिए इंडिविजुअल नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन चाहिए, बिकॉज इफ सिग्मा 1 एक्सीडेड सिग्मा y ब्रिटल मटेरियल फेल कर जाता है, इफ सिग्मा 2 एक्सीडेड सिग्मा y ब्रिटल मटेरियल फेल कर जाता है। बस बट इस एक्सप्रेशन से ये पॉसिबल है दैट सिग्मा 1
एक्सीड कर जाए सिग्मा वाई से, सिग्मा टू एक्सीड कर जाए सिग्मा वाई से, बट दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर, तो ये थ्योरी क्या बोलेगा, मटेरियल सेफ है। बट अगर सिग्मा वाई एक्सीड कर गया सिग्मा वाई के तो ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दैट इज वाई दिस थ्योरी विल नॉट गिव यू सेफ रिजल्ट्स। सो प्लीज राइट, दिस थ्योरी ऑल्सो गिव्स unsafe results for brittle material, hence not preferred। ठीक है, दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नॉट प्रेफर्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल। नाउ लास्ट देखिए, लास्ट हम क्या देखते हैं, हर थ्योरी में हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम उस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, एंड एट द लास्ट हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So now we will discuss about graphical representation of this theory, that is maximum shear strain theory. So maximum shear strain theory का expression क्या है? We know that graphical representation हम किस केस के लिए करते हैं? for 2D केस के लिए हम graphical representation करते हैं। So for 2D केस ग्राफिक क्या एक्सप्रेशन आता है इस थ्योरी का, that is sigma 1 square प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा वाई स्क्वायर। नाउ अगेन ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में हम प्लस माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज सिग्मा वाई का क्या है, स्क्वायर है, प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर करोगे तो भी सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर करोगे तो भी प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ही आएगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अगर लॉजिकली बात करोगे तो अगेन ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से हम ला रहे हैं, अगेन दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। सो ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ से आ रहा है, एनर्जी इक्वेशन से आ रहा है। सो वॉट एवर बी द स्ट्रेसेस, टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव हो, जो एनर्जी स्टोर होगी मटेरियल में दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे टेंसाइल स्ट्रेसेस आए मटेरियल में, चाहे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आए मटेरियल में, बट मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर होगी दैट एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट इज वाई यहाँ पे हम प्लस माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर नहीं यूज कर रहे। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, एंड इन दिस इक्वेशन सिग्मा 1 इज वेरिएबल, सिग्मा 2 इज वेरिएबल एंड सिग्मा वाई इज अ कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस शुड बी लेस देन व्हाट, के स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, के स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है अगेन दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। सो ये जो इक्वेशन आया है ये भी किसका इक्वेशन है, ये भी एक एलिप्स का इक्वेशन है। सो इफ यू ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, एक एलिप्स मिलेगा। सो इफ यू ड्रॉ एलिप्स फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द एलिप्स फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, इसके जो इंटरसेप्ट होंगे दैट वुड बी सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई। ठीक है, सो दिस इज द इलिप्स फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। नाउ अगेन यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, दैट इज फर्स्ट ये जो एलिप्स है इसका जो मेजर एक्सिस आएगा, अगेन ये मेजर एक्सिस कहाँ पे आएगा, इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, बिकॉज इन दी एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मेजर एक्सिस आएगा और माइनर एक्सिस आएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इन दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में म्यू का टर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलिप्स का साइज होगा दैट इलिप्स का साइज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। ठीक है, सो दिस इज एन इलिप्स इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। ठीक है, सो यहाँ पे जो इलिप्स आ रहा है दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। नाउ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कई बार आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के केस में क्या दे देता है, शेप्स पूछ लेता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लेता है थ्योरीज ऑफ फेलियर के, तो कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, इलिप्स, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, इलिप्स। सो इन बोथ द केसेस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इलिप्टिकल, बट इन द केस ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी जो इलिप्स आ रहा है दैट इलिप्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, एंड इन द केस ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो इलिप्स आ रहा था वो उसका साइज म्यू पे डिपेंड कर रहा था। तो अगर आपको एग्जाम में
मैच द फॉलोइंग के केस में देगा और उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी है। तो उसमें एक इलिप्स जो देगा उसमें आपको म्यू के टर्म्स में इलिप्स देगा या कहीं ना कहीं आपको मेजर एक्सिस में साइज लिख देगा इन फॉर्म ऑफ म्यू, माइनर एक्सिस में साइज लिख देगा इन फॉर्म ऑफ म्यू। एंड जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा उसमें म्यू के बारे में मेंशन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर ही हिंट देगा और उससे आपको समझना है कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा एलिप्स जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी का जो एलिप्स आता है वो म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वेयर एज जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एलिप्स आएगा वो म्यू पे डिपेंड करेगा। दोनों के दोनों जो एलिप्स होंगे उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, माइनर एक्सिस होगा वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है, समझ में आया? सो आई होप कि आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर की जितनी भी पांचों थ्योरीज हमने पढ़ी है वो अच्छे से समझ में आई होगी, उनके रिजल्ट्स आपको क्लेरिफाई हुए होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस पर आपका अच्छे से होल्ड हो जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।